हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर, आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी मस्ती का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेके, जिसमें हम सेशन होगा मैथ। क्या डिस्कशन करने वाले हैं? मैथ। ओके, मैथ का ये सेशन होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि अगर हम बात करें तो भाग 2 देखने को मिल जाएगा, जो कि गणित। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इसको हम लोग लेके धीरे धीरे आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। ओके, जो कि आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा क्या बोला है 31 नंबर की, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? कौन सा पासा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का दिया है, एक पासा आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, बी ये है। ओके, और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 आपको और देखने को मिल जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कौन सा पासा सही है। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, 4 का उल्टा ये हो जाएगा, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 2 का उल्टा 1 हो जाएगा। लेकिन योग हमारा कितना आना चाहिए? योग हमारा 7 आना चाहिए। तो अब जोड़िए, अगर हम जोड़ते हैं कि 2 + 1 तो ये 3 होगा, और 5 3 8 होगा, 6 4 10 होगा। तो ये योग बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा योग जो होगा ना वो 7 ही होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड को। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा कैसे कैसे होगा आपका। इसमें 6 का उल्टा क्या होगा? तो 6 का उल्टा 5 होगा। 3 का उल्टा अगर हम बात करते हैं तो ये 4 होगा, और 1 का उल्टा जो होगा वो विपरीत में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको भी ऐड करते हैं, 3 और +4 आएगा, विपरीत वाले को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 होगा, ये सही है। लेकिन 6 और 5 जब ऐड करेंगे विपरीत को तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस लिहाजा से ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा ये वाली लाइन यहाँ रहेगी, ठीक है। देखिएगा, 1 का उल्टा मतलब विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। ओके, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मैच कर गया। लेकिन 3 2 5 हो रहा है, और यहाँ 5 और 4 9 हो जा रहा है। तो इस लिहाजे से ये भी हमारा मैच नहीं करेगा। अब आइए देखिएगा, थर्ड हमारा बी नंबर जो है कि मैच कर जाएगा। देखिए, 3 का उल्टा, 3 का विलोम क्या होगा? तो 3 का विलोम 4 हो जाएगा विपरीत में। 2 का विलोम 2 का उल्टा क्या होगा? तो 2 का उल्टा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उल्टा भी हमारा 5 हो जाएगा, और उसके बाद 1 का उल्टे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिएगा, 6 और 1, 1 और +6 कितना आएगा? 7 आ गया। 2 और 5, 2 और +5 भी कितना आएगा? तो ये भी 7 आ जाएगा। और उसके बाद 3 और +4, तो ये भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो योग बिल्कुल बराबर 7 आ रहा है, इसलिए हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोगों का राइट ऑप्शन अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल को हल करना शामिल है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुमान लगाना, बी कह रहा है कि व्यापक, सी कह रहा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, और डी कह रहा है कि क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगर हम बात करते हैं 32 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रियाकलाप आधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप आधारित हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा क्या है। अगले को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद हमें बताना है।
कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और ध्यान स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। इसे हमें क्रम से लगाना है। देखिएगा, ये अब रहा हम लोगों का स्टेटमेंट। देखिएगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। बी कह रहा है कि 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। सी कह रहा है कि 2D आकारों को छांटना। और डी कह रहा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों तथा विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो ये है कि हम लोगों का सीरियल नंबर से लगाना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए, अरे सी ए डी बी, बी कह रहा है कि डी बी ए सी होगा, और सी कह रहा है कि सी बी डी ए होगा, और डी कह रहा है कि ए डी बी सी होगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन में अगर हम इसको सजाते हैं कि कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D आकार को क्या करेंगे, छाटेंगे। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, आकार को, सॉरी माफ करिएगा, आकार को छाटना। ओके, फिर उसके बाद आएगा 2D आकार भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो यह सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे डी आएगा, जो कि विभिन्न 2D आकारों की भुजा, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और बी जो है कि ये 4 नंबर पे आएगा। किस पे, 4 नंबर पे आएगा, 2D आकारों की विशेषता का सहज बुद्धि से वर्णन करना। फिर उसके बाद आप वर्णन करेंगे। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस लिहाजा से हमारा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले सी होगा, फिर उसके बाद ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला है हम लोगों का कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, अगर बात करें तो सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। मतलब जो सत्र परीक्षा होता है उसमें प्रश्नों की योजना बनाना। बी कह रहा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी कह रहा है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। और डी कह रहा है कि प्रगति पत्र को भरना। अगर हम बात करते हैं 34 का, तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को क्या करना, जानना जो होता है, यह मेन उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण का। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का 35। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कोई क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं जमा करूं या घटाना, मतलब मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर पाता। बी कह रहा है कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। सी कह रहा है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और डी कह रहा है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ सकता। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 35 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब शाब्दिक प्रश्न के आने पर विद्यार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसे जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, तो ऐसे विद्यार्थी की जो परेशानी होती है वो संख्या संक्रियाओं को क्या होता है, नहीं समझ पाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसका ऑप्शन तो हमें नहीं पता है कि ऑप्शन क्या क्या है, लेकिन ऑप्शन अगले उत्तर पे, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं हल करेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है कि एक समूह
समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है कि हमको दे दिया गया है कितना कितना है 8 सेंटीमीटर है और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाण बताना है। ओके, परिमाण बताना है। तो ये क्या है हमारा विकर्ण है, दो विकर्ण है। अगर हम भुजा की बात करते हैं, सॉरी माफ करिएगा, अगर हम भुजा की बात करते हैं तो भुजा बराबर क्या होता है, जब विकर्ण दिया होता है और भुजा निकालना होता है तो 1/2 और अंडर रूट में आ जाएगा आपका डी। जो विकर्ण होता है उसे हम डी से निरूपित करते हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा। ओके, ये क्या रहेगा अंडर रूट में। तो ये होता है, तो आइए हम लोग हल करते हैं 1/2 ओके बराबर, और उसके बाद अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये बराबर नहीं गुणा हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर करिए 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और प्लस और हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा, देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो 1/2 ओके, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुणा। ओके, आगे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना आ जाएगा, तो 6 × 6 = 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 64 और प्लस हो जाएगा कितना 36, कितना 36 हो जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 100, कितना आ जाएगा 100। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो मैं थोड़ा सा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिएगा 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट से निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर होता है अगर इसका वर्क करते हैं तो 10 आ जाएगा। ओके, और अगर हम 2 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि भुजा कितना आ गया, भुजा कितना आ गया हम लोगों का, भुजा आ गया है हमारा 5। ओके, भुजा कितना आ गया है, भुजा बराबर हो गया है 5। अब हम लोग आते हैं क्या परिणाम पे। अब देखिएगा परिणाम कैसे निकलेगा। तो भुजा हम लोगों का कितना आया है, तो अगर हम बात करें तो भुजा हमारा आ गया है 5। ओके, जो कि हल आप देखे हैं। अब आइए भुजा अगर हमें निकालना होता है तो भुजा बराबर क्या होता है, अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा बराबर हमारा होता है कि सॉरी, भुजा हमारा आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या भुजा कितना आ गया है, तो भुजा आ गया है 5। ओके, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग चेक करते हैं परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, देखिएगा परिमाप बराबर होता है क्या, तो परिमाप बराबर अगर आप देखेंगे तो परिमाप बराबर होता है 4 और गुणे भुजा। ओके, और भुजा को ही क्या बोलते हैं, ए। ओके, तो कहीं कहीं आपको देखा हुआ लिखा हुआ मिल जाता है कि 4 × a, इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ओके, या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और भुजा कितना आया है 5 आया है, तो इस वजह से हमारा कितना आ जाएगा 20। तो पूरा परिमाप कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, कितना आया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करके देखेंगे। अगर हम बात करें तो क्या बोला है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक यहाँ खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है, सॉरी माफ करिएगा 37 नंबर है ना। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि भिन्न आकार की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बी कह रहा है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। सी कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। डी कह रहा है कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं,
प्राइमरी की अगर हम बात करें तो हथेली हो गया, पत्ता हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, दिखा के उनके हाथों में टच करा के उनसे क्या होता है, कंपेयर करना होता है, तो वो आकृति क्षेत्रफल में तुलना कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है 38 नंबर, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में जोड़ने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ओके, आगे है कि नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हमें क्या देखना है, नहीं करता है उसे ही देखना है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विधियों को निर्धारित सूत्र बनाना। बी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका। सी कह रहा है कि कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी कह रहा है कि उसे पढ़ने की विधि। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कि आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र, जो कि 1 से 5 में नहीं वाला हमें चुनना था, यह बिल्कुल ही गलत है। ओके, इसीलिए यह क्या है, तो हमारा सही हो गया है। बाकी हम बात करें तो ये हमारे तीनों के तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला है कि एक शिक्षक कक्षा में ऐसे आपको दिया है आयत, ओके, पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, हमें बताना है कौन सा भाग गलत है। ओके, क्योंकि हमें 1/8 देखना है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो कौन सा गलत है, तो उसका 4 भाग बराबर में आने चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिल्कुल सही है। 1/8 भाग को ही, ये 8 भाग है जिसमें से एक भाग लिया है। ओके, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से एक भाग को काला किया है, मतलब बिल्कुल बराबर है। 4 भाग को ऐसे बांटा है और आधा भाग को ऐसे बांटा है और आधा भाग को ऐसे बांटा है, और इसमें से एक खाना ले लिया है, तो 1/8 हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आधा से बीच से डिवाइड है, और इसका एक भाग काला किया है, ये वाला भाग, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। ओके, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही हमें चूज करना है, इसलिए हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो भाग हैं ना, ये बराबर नहीं है। ओके, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या है, अगला है 40 नंबर, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 4 लाख, ठीक है, 4,07,928 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, हमें बताना है। ये जो संख्या दिया गया है इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4,07,928। बी कह रहा है कि 4,79,028। बी कह रहा है कि 43,928। सी कह रहा है कि 40,928। अगर हम बात करते हैं तो आप इसको देखिएगा ऐसे करके, अगर हम बात करते हैं तो माफ़ करिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो जाएगा, 4,07,928। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारी इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। तो हमें इसको क्या करना है, क्रम में लगाना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ ABCD दिया है, तो इसको हम लोग करके यहाँ पे देखते हैं। ए दिया है कि विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी कह रहा है कि विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और सी कह रहा है कि विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, और डी कह रहा है कि विद्यार्थी
मीटरी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों का पहला स्टेप हो जाएगा कि विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा, ओके, यह चौथा नंबर पे आएगा, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा कि विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित, पहले आप सत्यापित करेगा विद्यार्थी, फिर उसके बाद क्या करेगा, तो अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। तो यह क्या आ जाएगा, यह सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो यह तो सेकंड नंबर पे है ही। विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। फिर थर्ड स्टेप इसका ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा तीसरा कि विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का फिर प्रयोग करेगा। और फिर ये 4 नंबर पे आ जाएगा, विद्यार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, CBAD, ओके, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी क्या है, हाँ CBDAD, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसमें क्या बोला है कि बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं तो सहायता करो। आगे देखिएगा क्या बोला है, आगे है कि स्रोत गणित के जादू सेकेंड NCERT। फिर दिया है कि NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। क्या करते हैं हमें बताना है। NCERT सेकेंड में यह चर्चा की गई है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्या है कि चर्चाएं बहुविधि परिक्षेप्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। और बी कह रहा है कि चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। सी कह रहा है कि आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और डी कह रहा है कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 44। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए यहाँ खाली स्थान जरूरी है, क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सवालों के उत्तर देने की तरीका में निपुणता। बी कह रहा है कि अधिक सूत्रों को याद करना। सी कह रहा है कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और डी कह रहा है कि सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि सभी अवधारणाओं को क्या करना, समझाना, लागू करना और उनके बारे में संबंध, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, कि कुछ आमों का भार, हमें पता नहीं है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। ओके, 2 किलो 600 ग्राम है, तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं आमों का भार। तो आमों का भार अगर हम देखें तो ये कितना है, सॉरी माफ़ करिएगा, 2 किलो और कितना है 600 ग्राम। ओके, चाहे इसको हम पॉइंट करके लिख लेते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। 2 दशमलव कितना हो जाएगा 600 ग्राम। तो यह क्या है, आम है, क्या है, आम है। उसके बाद क्या दिया है, सेब, सेब का भार दिया है 1 किलो और कितना 450 ग्राम है। तो ये क्या है, सेब है। ओके, अब इसमें दिया है कि कितना भार अधिक है। तो अधिक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, माइनस करना पड़ेगा ना। तो चलिए
सबसे बड़ी बात होती है कि ये तो ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, ये किलो में है और ये किलो में है। ओके, तो अगर आप घटाते हैं तो पॉइंट में करके आएगा। देखिएगा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा, ये इससे हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10। सॉरी, ये 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ओके, और ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 जाएगा तो 1, फिर यहाँ पे दशमलव और यहाँ 1, तो ये आ जाएगा 1 किलो 150 ग्राम। कितना? 1 किलो 150 ग्राम, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस लिहाजे से हमारा 1 किलो 150 ग्राम में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 किलो 150 ग्राम। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा देखने को आपको मिल जाएगा जो कि सी हो जाएगा। ओके, सॉरी माफ़ करिएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 किलो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 2 किलो है और ये ग्राम में है, तो इसको भी हम लोग ग्राम बना लेते हैं। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 1000। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 किलो है तो 2000 और 600 ये, तो 2000 पहले, ओके, और फिर प्लस 600 ग्राम। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2600 ग्राम। ओके, ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे कि सेब का भार दिया है 1 किलो, तो 1 किलो और 400 ग्राम, तो 1 किलो में 1000 और 400, तो 1000 और प्लस कितना? 450 ग्राम। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बताइए। ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 1450। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ये 0, ये 5 और ये आ जाएगा हम लोगों का कितना? तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाए सॉरी 1 और ये आ जाएगा कितना? 1, तो आ जाएगा 1155 ग्राम। तो 1155 ग्राम को जब हम किलो में ऐड करेंगे तो 1000 तो हो जाएगा, 1000 में 1 किलोग्राम और बचेगा 150 ग्राम। ओके, तो 1 केजी बराबर 1 केजी और 150 ग्राम होगा। तो इस लिहाजा से हमारा इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया है। ओके, तो कौन कौन से शीर्षक हैं? कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कि कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। बी कह रहा है कि पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। सी कह रहा है कि उन्हें अलग सा समझाने के लिए। और डी कह रहा है कि दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ओके, आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है। ओके, तो दाम बढ़ रहे हैं इस समय, हमें ग्राफ देख के बताना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। चलिए, ये है हम लोगों के सामने ग्राफ। ग्राफ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ए हमारा ये ग्राफ है, बी हमारा ऐसा है, सी हमारा ऐसा है और डी हमारा ऐसा है। समय के साथ जो है कि पैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो ग्राफ है ना, इस सॉरी माफ़ करिएगा, इस ग्राफ को आप देखिए। ये ग्राफ की अगर हम बात करते हैं जो ऐसे, सॉरी माफ़ करिएगा, इस ग्राफ को देखिएगा, ये कीमत है और ये समय है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ ही जा रहा है, लेकिन समय जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसका कीमत और समय जो है कि ये क्या है? घट रहा है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, एक समय में कीमत तो बढ़ा है, लेकिन कीमत बढ़ी है लेकिन समय के साथ फिर क्या की है? घट गई है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसको देखिएगा,
जैसे समय की अगर हम बात करते हैं तो कीमत भी बढ़ा हुआ है, समय भी बढ़ा हुआ है। ओके, लेकिन इस ग्राफ को देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ समय भी हाई है और कीमत भी हाई है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था। इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3/5 और 3/7 बड़ा है। यह बताना है कि, तो इसमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है। देख के तो क्या होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा, रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। रोहित को भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है। सी कह रहा है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। डी कह रहा है कि रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, उसे तरीका नहीं पता है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। ओके, आगे देखिएगा 49, क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा ही प्यारा है कि भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक यहाँ पे खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना। बी कह रहा है कि विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान कराना। सी कह रहा है कि रेखा संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। और डी कह रहा है कि ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें ए बराबर नहीं होगा 0 के। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ऐसे चीज़ें अगर आपको है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप टीचर हैं तो आप अगर भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी अवधारणा से पहले परिचित कराइए। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं पहले उसकी पहचान कराइए भिन्न के भागों में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। दिया है कि माचिस की तिल्लियों पर बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। एक पैटर्न आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। आगे देखिए हम लोग क्या कहता है कि यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। ओके, हमें बताना है कि कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इसको, इस पैटर्न को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप अगर इसमें देखेंगे तो कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 6, इसमें 10, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कहने का मतलब ये है कि 4 4 प्लस हो रहा है। ओके, और कब ये बोल रहा है? 15वें चरण में। तो 15वें चरण में जो संख्या होगी वो कितना होगा हमें बताना है। तो 15वें चरण की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार पैटर्न दिया गया है तो 15वें चरण में तो पहले तो 14 होगी। ओके, 14 होगी और 6 तीली, कितना, सॉरी माफ करिएगा, कितना है? चौथा चरण। ओके, और प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 दूना 28 दूना के 56, 56 और प्लस 6 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है? 6 6 2 और 5 और 1 6, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितना होगा? 15वें चरण में जो तीलियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कितना, हम लोगों का हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक आयत की लंबाई l और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई समान रखा जाए? तो हमें बताना है कि इसकी
क्या है, परिमाप क्या होगा। चलिए देखिए, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आयत की लंबाई पुरानी क्या है, यहाँ पे देखिए ये दिया है कि आयत की लंबाई यल है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, यल। ओके, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया है कि चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यल बटे 2 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, यल बटे 2 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है हमारा कि उसकी लंबाई अगर दुगनी कर जाए, अगर इसको हम दुगना करते हैं तो ये 2l हो जाएगा। ओके, सॉरी माफ़ करिएगा, एक साइड लिखता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से, तो ये हो गया एक पुरानी वाली। अब इसमें हम लोग नई लिखते हैं, तो नई हो जाएगा हमारा 2l, क्या हो जाएगा 2l, क्योंकि लंबाई को दुगना कर दिया जाए और चौड़ाई वही रखा जाए, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हमारा यही रहेगा, ठीक है, यल बटे 2। तो अब हमें हल करना है परिमाप क्या होगा, ठीक है। परिमाप की अगर बात करते हैं तो होता है हमारा, परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप अगर देखेंगे तो परिमाप बराबर होता है हम लोगों का कि 2 और कोष्टक में होता है यल प्लस बी। ओके, तो अब इसी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2l प्लस यल बटे 2। अब इसको हल करना है हमें। ओके, तो हल कैसे हम करेंगे, तो देखिएगा ये 2 है और यहाँ 2l है, तो 2 दूना के 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2l प्लस 5 बटे यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटे यल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम बराबर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 4l, अब गुणा करेंगे तो ये 4l हो जाएगा। ओके, और प्लस यल बराबर कितना हो जाएगा, तो 5l हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5l हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 5l, कितना आ जाएगा 5l आ जाएगा। इस लिहाजे से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5l। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है 52 कि षष्ठ भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसके 6 षष्ठ भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। बी कह रहा है कि इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षष्ठ भुज होता है। सी कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठ भुजाकार आधार होता है। डी कह रहा है कि इसके 2 भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या, क्योंकि हमें सत्य वाला देखना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आप षष्ठ भुजाकार की बात करेंगे तो एक बिंदु पे आके फलके मिलेंगी और उसका आधार जो है कि षष्ठ भुजा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि हिंदू अरबी संख्यावन पद्धति पर 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की कितनी संख्या है हमें बताना है, 53। ओके, तो 4 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, ये 4 अंकों की हो जाएगी, ये भी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें दिया है कि अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा इज द राइट ऑप्शन ए। तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा, अगला है कि ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा और दिया है कि एक इकाई का 3/4 है, तो इतना जो भाग है तो वो किसके बराबर होगा। ओके, हमें बताना है। तो मान लीजिए इकाई तो हमें पता नहीं है, तो इकाई को हम मान लेते हैं कितना, यक्स। ओके, तो यक्स इकाई का 3/4 भाग। ओके,
अब दिया है कि ये तो सही है। अब दिया है कि दोनों चित्रों का प्रयोग कर लीजिए आप, इसका और इसका। तो जब दोनों चित्रों को प्रयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा 2। अब इसी को आप हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा यक्स और बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4/3। ओके, अब इसको अगर हम करेंगे तो 4 दूना के 8 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम काटते हैं, तो ठीक है, तो ये यक्स बराबर कितना आ गया 8/3। अब दिया है कि ये कितना होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं, यक्स का गुणा 1 - 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 8/3। तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये यक्स बराबर कितना हो जाएगा 8/3 और ये गुणे हो जाएगा आपका कि 3/2, 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 4। कितना बचेगा 4, मतलब जो संख्या होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, तो इस लिहाजे से हम लोग देखते हैं कि 4 कौन सा बराबर भाग है, तो इसलिए हम लोगों का उस संख्या में डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा 55वां, देखिएगा क्या है कि संख्या इतना का संतृप्त हजारवां मान होगा, मतलब इस संख्या के करीब में हजार मान कौन सा होगा, हजारवां मान। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 50,000, बी कह रहा है कि 49,000, सी कह रहा है 49,500, डी कह रहा है कि 41,000। अगर हम बात करते हैं इस संख्या के करीब, तो पहले तो हम ले लेते हैं 49,000 को। अगर सॉरी माफ़ करिएगा, 49,000 की अगर हम बात करते हैं तो कितना अधिक है, तो यहाँ अधिक है 500। कितना अधिक है 532, 532 अधिक है। और अगर हम 50,000 लेते हैं तो कितना कम होता है, तो आप देख लीजिए कितना कम होता है। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह कि अगर हम बात करते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 468 और यहाँ कितना है 532। तो करीब में कौन बचेगा, तो करीब में अगर हम बात करते हैं तो कौन बचेगा 50,000। ओके, तो इसलिए इज द राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसके बिल्कुल करीब में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 50,000 कौन सा हो जाएगा, ए। आगे देखिएगा अगला है 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोष्टक में 2 + 2 + 2 और कोष्टक बंद फिर स्क्वायर है। बी कह रहा है कि 4 का स्क्वायर, और सी कह रहा है कि 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, और डी कह रहा है कि 2 × 2 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो दिया है कि महत्तम संख्या क्या होगी। अगर हम इसको बात करते हैं, देखिएगा बिल्कुल बराबर हम कर दे रहे हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये करेंगे तो आ जाएगा 16 और इसको करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64 आ जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, 8/64। और इसको अगर हम करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। कितना 16, और 16 का फिर स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 256। कितना 256। इस लिहाजे से हमारा इस दो डी ऑप्शन जो है कि यह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखिएगा बड़े ही ध्यान से, ये सारी चीज़ें दिया गया है और इसको बहुत ही ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए। दिया है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ 1 बस 2 बस 3 नंबर मतलब 3 बसें हैं, और दिया है कि दिल्ली फरीदाबाद फरीदाबाद होते हुए मुरादाबाद जाना है। अब जो कि यहाँ निगमन दिया है, आगमन निगमन आगमन दिया है। ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे होगा, ये बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहली जो बस है यह दिल्ली से निगमन करता है, ठीक है, मतलब जाती है तो 9:19:15 पे, और फरीदाबाद कब पहुंचती है, तो फरीदाबाद पहुंचती है 20:22 पे, और फिर फरीदाबाद से चलती है 20:37 पे, और फिर मथुरा पहुंचती है 12:40 पे। कब बजे 12:40 पे।
दूसरी बस देखिएगा, 12:30 पे नई दिल्ली से बस स्टार्ट करती है, शुरू होता है चलना। फिर फरीदाबाद पहुंचती है 13:25 पे, और फिर 13:35 पे क्या होती है, बस चल देती है, और फिर पहुंचती है 18:10 पे मथुरा में। थर्ड बस जो है यह 16:45 पे चलती है, फिर 16:10 पे ये कहाँ पहुंच जाती है, फरीदाबाद, और 19:22 पे फिर वहाँ से चलती है, और फिर उसके बाद 21:55 पे ये मथुरा पहुँच जाती है। तो दिया है कि आगे देख लेते हैं क्या है कि सबसे कम समय किस में लगा है। हम लोगों का क्वेश्चन होगा कि सबसे कम समय कौन बस ले रही है और सबसे ज़्यादा बस कौन सी ले रही है। तो दिल्ली से मथुरा जाने की अगर हम बात करते हैं तो बस एक नंबर बस को पहुंचने में जो समय होगा उसको आप देखिएगा, 19 से 20 और 20 से ये क्या हो गया, ठीक है। तो अगर 19 बज रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि 19 जब बज रहा है तो वो कितना बज रहा होगा, टाइम हमें बताना है। ओके, टाइम देखिएगा। ओके, तो देखिएगा 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बज रहा है, 19 अगर बज रहा है तो उस समय टाइम, अगर रियल टाइम की अगर हम बात करें तो ये रेलवे वाला टाइम है, लेकिन अगर आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो शाम को 7:15 पे ये बस क्या करती है, स्टार्ट होती है। ओके, और 8:22 पे क्या करती है, फरीदाबाद पहुंच जाती है, फिर 8:37 पे चलती है। तो ये बीच में तो रुकी है ना, वहाँ पे तो बस जो है कि समय ले नहीं रही है, इसको आप घटा देंगे, फिर वहाँ पे क्या है कि 40 पे पहुँच रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले बस को लग रहा है कितना, 5 घंटे, और पहले बस को लग जाएगा 5 घंटे 25 मिनट, कितना, 25 मिनट। दूसरा बस जो है कि 12 बजे, 12:30 दिन को स्टार्ट होती है और 13:25 पे पहुंचती है, फिर 13:35 पे वहाँ से चलती है और फिर 18 बजे पहुंचती है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5, 18, मतलब 6 बजे, लगभग 6 बज के कितने बजे पहुंचती है, 6:10। ओके, कितने बजे, और ये पहुंचती है 12:40 पे रात में, और ये पहुंचती है शाम को। तो ये पहुंचती है तो ये आपका समय ले रही है 5 बजकर कितना, 40 मिनट ले रही है, ठीक है। और ये 16:45 का मतलब होता है कि आपका 3:45 पे खुलती है, और यहाँ 16:10 पे पहुंचती है। ओके, और यहाँ पे फिर चलती है और 21 पे पहुंच जाती है। तो ये लेगी आपका 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये 45 पे ही चल रही है और 10 पे पहुँच जाएगी फरीदाबाद, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग करते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर हम कंपेयर करें, थर्ड वाली को हटा देते हैं, तो इसमें सबसे कम समय कौन ले रही है, 5:25, और ये ले रही है 5:40 तो सबसे कम समय कौन ले रही है, बस नंबर 1, और बस नंबर 2 जो है कि सबसे ज़्यादा समय ले रही है। तो अगर हम अब क्या करें कि इनमें कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में कम समय लेती है, अगर हम थर्ड वाली बस को हटा देंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट जो बस है वो 5 घंटे कितना ले रही है, 25 मिनट। ओके, और जो सेकेंड वाली बस है यह ले रही है 5:40। ओके, तो सबसे कम कौन ले रही है, फर्स्ट बस, और सबसे ज़्यादा सेकेंड बस। ओके, देख लीजिएगा। अगला है हम लोगों का कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि को ज्ञात कीजिए। दिया है 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें वो बताना है। ओके, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक लसर की अवधारणा को समझाने में बच्ची की सहायता करें। बी कह रहा है कि बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। सी कह रहा है कि इसमें अध्यापक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। सी कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, माफ करिएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा,
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा में बच्ची की सहायता करें। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, विकास दिया है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाए तो प्रभावी होगा। ओके, वह 10 बच्चों को एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हमें तरीका बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह याच्छादित रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता पर उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। बी कह रहा है कि वह विद्यार्थी को एक दूसरे के उत्तरों को जांच करने दें। बी सी कह रहा है कि वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तर की जांच करें। और डी कह रहा है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचने और सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वह क्या है, उस क्वेश्चन पे चर्चा करें और उनसे पूछें कि आपने जो आंसर निकाला है, उत्तर निकाला है, तो किस तरीके से निकाला है। अगर वो आपको सही तरीके बता देते हैं तो उस हिसाब से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि, आगे देखिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। बी कह रहा है कि माफ करिएगा, बी कह रहा है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उससे अवकाश उपलब्ध करने की आवश्यकता है। सी कह रहा है कि यह गणित की योजना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। डी कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इसीलिए ये अति आवश्यक हैं। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन फिर कंप्लीट कर लिए मैथ का। सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विद्यार्थियों को भेजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है पर्यावरण की दृष्टि से। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।